हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज एंड हम कंटिन्यू करेंगे अपने इंटरनल सिक्योरिटी के मेंस के PYQs के साथ। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला क्वेश्चन है टेररिज्म के ऊपर। टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कर्च, हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया? इलैबोरेट विद कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स, व्हाट आर द काउंटर मेजर्स अडॉप्टेड बाय स्टेट, एक्सप्लेन। दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है कि टेररिज्म एक ग्लोबल थ्रेट है, बिल्कुल सही बात है। उसने बोला है कि हमारे देश में टेररिज्म किस किस फॉर्म में मैनिफेस्ट हुआ है, हमें एग्जाम्पल्स के साथ इलैबोरेट करना है, साथ साथ बताना है सरकार ने, स्टेट ने कौन कौन से काउंटर मेजर्स लिए हैं, एक्सप्लेन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो, इंडिया इज रैंक्ड 14th इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। इसका मतलब हमारे यहाँ पर टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो हैं वो 2019 से रिड्यूस हुए हैं, लेकिन स्टिल हमें जो है और बहुत सारे एक्शंस लेने की जरूरत है। अब हम बताते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे कैसे हुआ है, किस किस फॉर्म में टेररिज्म हमारे देश में मैनिफेस्ट हुआ है। सबसे पहला है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जहां पर कोई एक गवर्नमेंट, कोई एक नेशन जो है वो जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग हो गया, पॉलिटिकल उनको माइलेज देना, उनको सपोर्ट करना, उनके लिए सेफ हेवन्स बनवाना, ये सब कुछ। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में सबसे पहले है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जैसे कि टेरर ग्रुप्स हो गए पाकिस्तान में, स्पेशली जम्मू कश्मीर, जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, बहुत सारे हैं। उरी अटैक, पुलवामा अटैक करवाए गए। दूसरा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म के फॉर्म में, नक्सलवादियों के फॉर्म में टेररिज्म मैनिफेस्ट हुआ है। माओइस्ट इंसर्जेंसी हो गई, जो कि स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करती है कि हम गवर्नमेंट को ही ओवरथ्रो कर देंगे इन रेड कॉरिडोर, छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरियाज में। देन देयर इज अर्बन टेरर नेटवर्क। अर्बन एरियाज में भी अब ये वो वाली अर्बन टेररिज्म की बात नहीं हो रही जिसको अब बहुत ज्यादा न्यूज में उछाला जाता है, वो तो बहुत ही बोगस सी चीज है। यहाँ पे असली अर्बन टेरर नेटवर्क्स की बात हो रही है, जहाँ पे लोगों के अंदर रेडिकलाइजेशन, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और बहुत सारे स्लीपर सेल्स एक्टिव है। जैसे कि कोयम्बटूर के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था ब्लास्ट का, वो ISIS इंस्पायर्ड मॉड्यूल से था, मतलब वो स्लीपर सेल्स एक्टिव हो रखे थे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेटिंग, आप जो है स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को टारगेट करते हैं। जैसे कि गगनगीर अटैक हुआ 2024 में ऑन 2 more टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कोई टनल उड़ा देना, मेट्रो, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम क्रिएट करना। देन है एरियल टेररिज्म, ये तो अभी हमने क्वेश्चन किया है, यूज ऑफ UAVs फॉर आर्म्स एंड नारकोटिक्स फॉर स्मगलिंग। जब आप ड्रोन्स का यूज करते हो आर्म्स को वो करने के लिए, देने के लिए, ड्रग्स को ट्रैवल कराने के लिए, एग्जाम्पल पंजाब। साइबर टेररिज्म, टेररिज्म हमें साइबर टेररिज्म के फॉर्म में भी हमारे मैनिफेस्ट हुआ है कि जहाँ पे सोशल मीडिया का यूज किया जाता है रेडिकलाइजेशन के लिए, ब्रेन वॉश के लिए, इवन रिक्रूटमेंट के लिए और फंड रेजिंग के लिए। अगर आपको मैं बताऊं, जब दाइश का जमाना था, IS का जमाना था, तब सबसे ज्यादा ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन पे बहुत सारी जो है, आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्रीज ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, जाके देखेंगे आपको समझ में आएगा कैसे जो है फीमेल्स को भी ब्रेन वॉश किया जाता था ताकि वो लोग जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के सीरिया चली जाएं। ठीक है, सेम गोज फॉर मेल्स। तो ये वाली चीज ISIS ने बहुत फेमस किया था, ट्विटर के थ्रू रिक्रूट कर रहे थे एंड दे यूज टू टारगेट दोज फीमेल्स, दोज पीपल जो कि बिल्कुल ही मेंटली ब्रोकन है, एज इन या तो वो अपनी फैमिली में खुश नहीं है, या फिर वो डिवोर्स्ड है, या फिर इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, क्योंकि टूटे हुए लोगों को टारगेट करके ब्रेन वॉश करना ज्यादा आसान होता है। तो ये चीज, उसके बाद स्टेट ने यानी कि सरकार ने कौन कौन से काउंटर मेजर्स लिए। सबसे पहले आप लीगल फ्रेमवर्क जो है स्ट्रॉन्ग करें, जैसे कि UAPA, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, देन है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एंड फोर्सेस बनी हुई हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो गया, NSG हो गया फॉर काउंटर टेरर। NSG का हमने सबसे ज्यादा यूज देखा था 26/11 वाले अटैक में, ऑल्दो वो लोग लेट पहुंचे थे, जिसके बाद ये बोला गया था कि आप जो है NSG कमांडोज का जो हब या फिर हेडक्वार्टर है उसको आप और जगह भी बनाइए, क्योंकि 26/11 का अटैक हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में। ठीक है, और NSG कमांडोज को कहीं और से आना पड़ा था। फिर है इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस मैकेनिज्म। ठीक है, आप कोऑर्डिनेशन जो है सेंटर और स्टेट एजेंसीज के बीच में बढ़ाए, दैट इज मल्टी एजेंसी सेंटर मैक। फिर उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मोस्टली जो टेररिज्म है वो क्रॉस बॉर्डर और स्टेट स्पॉन्सर्ड है, यानी कि बाहर की कंट्री जो है, हमें पता ही है कौन है, वो सबसे ज्यादा क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो गया, बॉर्डर थ्रेट पहुंचाना, स्मगलिंग करवाना, ये सब करती है। उसके लिए BSF हमारे यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनी हुई है। उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन में आप क्या करते हैं, FATF की ग्रे लिस्ट में, FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को लेके बात की जाती है। यहाँ पे 2 लिस्ट बनी हुई है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ज्यादातर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल के रखते हैं हम। अभी दोबारा से, अभी रिसेंटली में दोबारा से न्यूज में 1-2 दिन में कि दोबारा बोला गया है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाना है।
ठीक है। देन देयरफॉर अच्छा ये सिर्फ FATF नहीं है, आप UNSC की मीटिंग के अंदर बहुत सारे जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं आप उन्हें इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवाते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वहां पर जो है चाइना अपना वीटो यूज कर देता है। बहुत जगह मसूद अजहर को लेके और बहुत सारे टेररिस्ट को लेके बोला गया था कि हम इन्हें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड UN रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट घोषित करवाएंगे। चाइना वहां पे वीटो यूज करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमें चाहिए। देन अ कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी चाहिए जो कि हार्ड सिक्योरिटी फ्यूज करे, फाइनेंशियल स्ट्रैंगुलेशन। हार्ड सिक्योरिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी, फोर्सेस, इंटेलिजेंस। दूसरा फाइनेंशियल स्ट्रैंगुलेशन का क्या मतलब है, हुक्का पानी बंद, पैसा बंद, फंडिंग नहीं होने देनी किसी भी तरीके से। ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स बर्स्ट करने पड़ेंगे आपको, ड्रग कार्टल्स बर्स्ट करने पड़ेंगे, काउंटरफिट करेंसी जो कि फेक करेंसी यूज होती है सबसे ज्यादा, ये बर्स्ट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्ट्रैंगुलेशन का मतलब है लिटरली गला घोटना पड़ेगा आपको पैसे के मामले में, डी रेडिकलाइज करना पड़ेगा, लोगों का ब्रेन वॉश और उससे दिल जीतना पड़ेगा। इज असेंशियल टू डिफीट दिस एंड्योरिंग थ्रेट। अगर आपको टेररिज्म को हराना है तो आपको एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी चाहिए अगर टेररिज्म के थ्रेट को आपको काउंटर करना है। नेक्स्ट है 2024 का ये क्वेश्चन, ये दोबारा भी आ सकता है, इसकी लैंग्वेज चेंज होके, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सोशल मीडिया एंड एनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज पोज अ सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस। सोशल मीडिया हमें पता है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाटएवर, व्हाट्सएप, और आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज। हम बोलते हैं ना कि भाई एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, एज एन इफ आई टेक्स्ट यू ऑन द व्हाट्सएप, यू एंड मी विल ओनली बी एबल टू रीड दैट मैसेज। इसके बीच में जो सर्वर से जा रहा है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, वहां पे इसको बीच में कोई नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब गवर्नमेंट भी नहीं पढ़ सकती। अब ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है, क्यों? क्योंकि मैं आपको क्या मैसेज कर रही हूँ वो तो सिर्फ आपको और मुझे पता है। बीच में अगर मैं कोई इलीगल एक्टिविटी करना चाह रही हूँ, कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ करवाना चाह रही हूँ, तो वो पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पे ये वाली चीज पूछी गई है। What measures have been adopted at various levels to address the security implication of social media? सरकार ने कौन से measures लिए ताकि सोशल मीडिया का जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसे एड्रेस करा जा सके? Also suggest any other remedies to address the problem. अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं एक चीज बताती हूँ आपको, ये वाला जो सोशल मीडिया और एनक्रिप्टिंग मैसेजिंग वाला है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम पता सरकार कहाँ फंसती है, इंटरनल सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच में। लोग बोलते हैं हमारी प्राइवेसी हर्ट हो रही है, सरकार बोलती है कि सिक्योरिटी को थ्रेट है। तो आप यहाँ पर आपको मिडिल पाथ चूज करना ना एक बहुत ही मुश्किल चीज है। स्वॉर्ड पे चलते हैं लिटरली। अब जैसा क्वेश्चन है वैसा ही इंट्रोडक्शन कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसेज जो है उनका सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, विद ओवर 43,797 कंप्लेंट्स व्हाट्सएप के अगेंस्ट अलोन फाइल हुई हैं 2024 के अंदर, जिसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सिक्योरिटी मेजर्स लाने पड़ेंगे। पहले हमें लगता था सिर्फ ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स ही इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बनती है, नहीं, अब डिजिटल स्पेस भी एक एरिया बन चुका है, एक फेज बन चुका है जहां पे लड़ाई होती है। मेजर्स अडॉप्टेड एट वेरियस लेवल, सबसे पहले है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2024 के रूल्स, जो कि मैंडेट करते हैं कि इंटरसेप्टेड मैसेजेस ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसीज बी प्रोवाइडेड टू अथॉरिटीज इन एन इंटेलिजिबल फॉर्मेट। कि अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी है तो जो भी इनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं वो भी पब्लिक इमरजेंसी के दौरान अथॉरिटीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंटेलिजिबल फॉर्मेट के अंदर दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर थ्रेट है। आईटी रूल्स 2021 के यहाँ पे बोला जाता है कि इस आईटी रूल्स के अंदर सरकार जो है या उसकी जो अथॉरिटीज है, जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है इंफॉर्मेशन का, उसे ट्रैक कर सकती है। फर्स्ट ओरिजिनेटर की ट्रैक करते करते डिमांड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आधा से ज्यादा लोग तो फॉरवर्ड ही करते रहते हैं पूरा टाइम, तो फॉरवर्ड करते करते हमें पता नहीं चलता कि ओरिजिनली ये कहाँ से आया था मैसेज। तो आईटी रूल्स के अंदर जो है आप ट्रेस कर सकते हैं कि सबसे पहला मैसेज, उसका ओरिजिनेशन क्या है, इंफॉर्मेशन का कहाँ से हुआ है, ताकि आप ट्रैक डाउन कर सकें। फिर उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स and IT advisory requires social media intermediaries to and AI generated synthetic media to trace origin of weaponized deepfakes। अच्छा, अब deepfakes का भी बड़ा जमाना है। deepfakes का क्या मतलब हो गया कि आप जो है ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स को मॉर्फ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी जगह किसी और का चेहरा लगा दिया, कोई भड़काऊ बातें बोल दी और फिर उसको फ्लोट करा दिया ऑनलाइन, तो ये डीप फेक है, जिससे क्या होता है लोगों के अंदर डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। तो यहाँ पर इस समिति की एडवाइजरी के अंदर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के पास AI जनरेटेड डीप फेक्स को जो है उसका ओरिजिनेशन पॉइंट ट्रेस करने की पावर है।
ठीक है, कि कहाँ से आया है ये। फिर फैक्ट चेक यूनिट, बहुत जगह तो यही प्रॉब्लम है सोशल मीडिया पे, फैक्ट चेक ही नहीं होते, कुछ भी आगे से आगे चलता रहता है। तो सेंटर ने प्रपोज किया था कि एक पीआईबी यूनिट बनाओ ताकि मिसलीडिंग कंटेंट, फैक्ट्स जो हैं जो भड़काने के लिए यूज किए जाते हैं उसको देखा जा सके। देन देयर इज ब्लेचले डिक्लेरेशन, बहुत न्यूज में रहता है, द हिंदू में बहुत बार आप नाम पढ़ेंगे। इंडिया ने ग्लोबल कंसेंसस साइन किया हुआ है जो कि कैटास्ट्रॉफिक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, जो कि एआई सिस्टम, अब जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है कुछ भी करा जा सके, इसके लिए ब्लेचले डिक्लेरेशन इंडिया ने साइन की है। देन देयर इज I4C कोऑर्डिनेशन, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, 4C साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये नेशनल पोर्टल मैनेज करती है जिसमें सारी की सारी साइबर कंप्लेंट्स आती हैं। फिर स्टेट एआई मॉनिटरिंग है कि महाराष्ट्र की पुलिस डिपार्टमेंट बेंगलुरु वो एआई टूल्स यूज करने लग पड़े हैं ताकि वो रियल टाइम फ्लैगिंग कर सके ऑफ द रेडिकलाइजेशन। अब आगे आगे जो है स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स को एआई टूल्स यूज करना ही पड़ेगा, इसका कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। देन रेमेडीज क्या है टू एड्रेस द प्रॉब्लम, क्या क्या आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी की रेगुलेशन करनी पड़ेगी। एल्गोरिदम हम कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम क्या होता है, आपने एक पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट कंज्यूम किया सोशल मीडिया पे, वैसा वैसा ही कंटेंट आपकी फीड में आता रहता है ना, ये एल्गोरिदम होता है। तो आपको जो है एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी की रेगुलेट करनी पड़ेगी, उससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। एग्जाम्पल डिजिटल सर्विसेज एक्ट है यूरोपियन यूनियन में, जो कि कंटेंट मॉडरेशन ट्रांसपेरेंसी इन्फोर्स करता है। दूसरा है स्ट्रिक्ट एज वेरिफिकेशन, ये बड़ा ही जरूरी है। 2026 पार्लियामेंट्री कमेटी इंप्लीमेंट ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन रिकमेंडेशन फॉर पीरियोडिक प्लेटफॉर्म रीवेरिफिकेशन टू कॉम्बैट डीप फेक पोर्नोग्राफी। एज वेरिफिकेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डीप फेक यूज़ करके पोर्नोग्राफी भी प्रमोट हो रही है। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी सजेस्ट किया था कि आप इसको भी थोड़ा कंट्रोल करें। देन ग्लोबल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन, ताकि आप क्रॉस बॉर्डर इंटरसेप्ट कर सके, डिसमेंटल कर सके ऑफशोर स्कैम फैक्ट्रीज। अब क्या है ना, क्रॉस बॉर्डर, डिजिटल का तो कोई बॉर्डर तो है नहीं, हमें एक बात समझ में आ रही है ना, सोशल मीडिया हैज़ नो बॉर्डर्स, है ना। क्यों ग्लोबल विलेज, ग्लोबल वर्ल्ड, हम एक विलेज बन चुके हैं छोटा सा, सोशल मीडिया से ही कनेक्टेड है। तो यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन यही बोल रहा है कि क्रॉस बॉर्डर इंटरसेप्ट करने में भी मदद करनी पड़ेगी जो दूर क्रॉस बॉर्डर स्कैम फैक्ट्रीज चल रही हैं। केवाईसी, नो योर कस्टमर फॉर हाई रीच अकाउंट्स, ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक चीज समझिए, हाई रीच अकाउंट्स का मतलब क्या है, जिनकी जिनकी पब्लिक रीच ज्यादा है, वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, उसका इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर ज्यादा पड़ने वाला है। इसीलिए अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई इन्फ्लुएंसर है, वो स्टेट स्पॉन्सर बोटनेट ना बने, उसके लिए इलेक्टोरल इंटरफेरेंस में वो ना भाग ले, इसीलिए आपको केवाईसी कराना बड़ा जरूरी है कोई भी अगर हाई रीच अकाउंट है। देयरफॉर बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी विद राइट टू प्राइवेसी, वही वाली बात जो मैंने बोली थी कि नेशनल सिक्योरिटी को प्राइवेसी के साथ आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जो है आप शिफ्टिंग फ्रॉम ब्लैंकेट डिक्रिप्शन टू एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी, तभी आप अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की तरफ जा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2024 का ये 10 मार्क्स का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, नार्को टेररिज्म के ऊपर। नार्को टेररिज्म इज ड्रग्स बेस्ड टेररिज्म, फंडिंग जो होती है। एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज एज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सूटेबल मेजर्स टू काउंटर टेररिज्म। ठीक है, सो टू काउंटर नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म क्या होता है, दो वर्ड्स का बना हुआ है, नार्को यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज। ड्रग ट्रैफिकिंग से जो पैसे आते हैं, फाइनेंस किया जाता है उससे टेररिस्ट एक्टिविटीज को, जिसकी वजह से एक मेजर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तो है, पब्लिक हेल्थ का थ्रेट भी है। क्यों, एक तो आप ड्रग्स बेच रहे हैं, ठीक है, पब्लिक हेल्थ खराब कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल खराब, उससे जो पैसे आ रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बना रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज करके। जस्ट अ सेकेंड। अब हम देखते हैं कि कैसे इस थ्रेट का इमर्जेंस कैसे। सबसे पहले क्यों नार्को टेररिज्म इंडिया के अंदर है, सबसे पहला कारण ये है कि हमारे यहाँ पर वर्ल्ड में प्रॉक्सिमिटी सबसे ज़्यादा हमारी ड्रग हब्स के साथ है। ड्रग हब दो हैं, एक है गोल्डन ट्रायंगल, एक है गोल्डन क्रीसेंट। चाहे तो आप यहाँ पर जो है मैप ड्रॉ करके भी बता सकते हैं कि यहाँ पर गोल्डन क्रीसेंट पड़ता है, यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल पड़ सकता है, आप मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि गोल्डन क्रीसेंट के अंदर कौन पड़ते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान ड्रग हब्स हैं, और गोल्डन
गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, जो कि ट्रांजिट रूट बना देते हैं इंडिया को, दोनों तरफ ड्रग हब्स हैं वर्ल्ड के, इस वजह से हमारी प्रॉक्सिमिटी के कारण प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा एडवांस मेथड, आजकल ड्रोन यूज होने लग गए, मैरिटाइम नेटवर्क यूज होने लग गया, डार्क वेब यूज होने लग गया ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैरिटाइम रूट, इंडियन ओशन रीजन थ्रेट में पहुंचा हुआ है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया, गुजरात वाले एरियाज में प्रॉब्लम है। टेरर फाइनेंसिंग, जितना भी पैसा ड्रग ट्रैफिकिंग से आता है वो सारी पाकिस्तानी स्टेट एजेंसीज फैसिलिटेट करके नेक्सस बना के टेररिस्ट एक्टिविटीज प्रमोट करती हैं। फिर है वीक लॉ एनफोर्समेंट, हमारे यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का लिमिटेड प्रेजेंस है रिमोट बॉर्डर एरियाज में। बॉर्डर एरियाज में नेशनल ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सरकार ने कौन से मेजर्स लिए हैं टू कॉम्बैट द थ्रेट? सबसे पहले है वही बॉर्डर मैनेजमेंट टेक्निक, एज इन स्मार्ट फेंसिंग करवानी पड़ेगी, पेट्रोलिंग बढ़वानी पड़ेगी, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, लीगल रिफॉर्म्स करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाओ अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड टास्क फोर्सेस फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग, आपको चाहिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हो और नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर हो, ठीक है, एनकॉड, जिससे क्या होगा, जो भी नारकोटिक्स से रिलेटेड इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो ईजी हो जाएगी। कम्युनिटी एंगेजमेंट करनी बड़ी ज़रूरी है, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, नशा मुक्त भारत अभियान चला हुआ है, ठीक है, नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं से तो ड्रग्स आ ही जाएंगे। और लास्ट है ग्लोबल पार्टनरशिप, ये सबसे लास्ट में इंटरपोल है, यूएनओडीसी है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन है देयरफॉर मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच, अगेन इंटरनल सिक्योरिटी का कोई भी थ्रेट हो, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच तो चाहिए ही। कंबाइनिंग स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन एनहांस करना पड़ेगा, और कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, जो लोग पहले ही नशे में पड़ चुके हैं, जिनको लत लग चुकी है, उनके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, ताकि आप ड्रग फ्री इंडिया बना सके बाय 2047। विकसित भारत 2047 तक कैसे बनेगा? नशा मुक्त भारत होगा तभी विकसित होगा, वही वाली चीज़ है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये थे आज के आपके 3 सवाल। कीप राइटिंग योर PYQs बिकॉज PYQs आर द गाइडिंग लाइट टू योर मेंस। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।